इससे पहले हमने जाना था कि इंग्लिश ग्रामर बेसिकली क्या है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि टेंस, नरेशन, वॉइसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, और उससे पहले फिर इस तरफ हमने जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ब्स, इन सभी के बारे में हमने ब्रीफली इससे पिछले वाले वीडियो में जाना था। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के सबसे बुनियादी जो टॉपिक है उसके बारे में, जो कि सेंटेंस। सेंटेंस को हम जब तक सेंटेंस बनाना नहीं सीख जाते तब तक इंग्लिश ग्रामर के अंदर लिखना और पढ़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो आज हम सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के क्या क्या प्रकार होते हैं, और सेंटेंस से पहले भी और क्या क्या चीजें होती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक तो होता है सेंटेंस और एक होता है क्लॉज। दोस्तों, सेंटेंस तो आपने सभी जाना होगा, और सेंटेंस से छोटा भाग होता है उनको बोलते हैं क्लॉज। क्लॉज जो होता है इंग्लिश ग्रामर में इसको बोलते हैं, हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। जैसे एक पूरा वाक्य होता है, उस वाक्य के छोटे छोटे भाग होते हैं, उनको बोलते हैं वाक्यांश। तो सेंटेंस क्या होता है बेसिकली? सेंटेंस मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। देखिए, आप 2 या 2 से अधिक शब्दों को जब हम एक तरह से एक सही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, और उस जो शब्दों का जो समूह है अगर वो एक मीनिंगफुल सेंस देने लग जाए तो वो हमारे लिए एक सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। तो उसको हम वाक्य बोलते हैं, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड मैन। तो राम इज अ गुड मैन, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उनको एक तरीके से कलेक्ट कर लिया है। तो अगर मैं इनको सही क्रम में नहीं लगा करके अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि जैसे मैन गुड इज राम, देखिए शब्दों का कलेक्शन तो यहाँ पे भी है, लेकिन सही क्रम का होना, राइट ऑर्डर, मीनिंगफुल ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी वही वर्ड्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए नीचे, लेकिन इन वर्डों में और इन वर्डों में फर्क है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, यहाँ कोई मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं है, इसकी वजह से हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए, राम इज अ गुड मैन, राम एक अच्छा व्यक्ति है, तो यहाँ पे इसका एक सेंस निकल रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है, इसके लिए इसलिए हम इसको एक सेंटेंस कह सकते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो होता है जो सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होता है सब्जेक्ट, कि इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बारे में बात की जाती है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि हिंदी में कर्ता होता है, वैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट का, वैसे उसको सब्जेक्ट बोलते हैं सेंटेंस का। और इसके अलावा जो पार्ट बचता है सेंटेंस के अंदर, जिसके बारे में बात की जा रही है वो तो है सब्जेक्ट, आई एम सॉरी, लेकिन जिसके बारे में जो कुछ बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि राम इज अ गुड मैन, तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, इज अ गुड मैन एक अच्छा व्यक्ति है, तो यहाँ पे जो भी बचता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं। इसी प्रकार से हम आगे समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ही है, ही इज अ प्रोनाउन, यहाँ प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। यानी कि ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया था। तो मार्केट गया था, कौन गया था? मार्केट गया था ही, वह गया था, तो वह हो गया इसका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि वो मार्केट गया था, उसके मार्केट के जाने की बात कही गई है, तो ये हो गया इसका प्रेडिकेट। इसी तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे बाकी जो इसके बारे में कहा जा रहा है, सी इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, उसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है ये हो गया प्रेडिकेट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस को मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखना क्यों जरूरी है, और सेंटेंस के 2 जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आइए हम सेंटेंस के भी, और जो छोटा वाला सेंटेंस होता है जिसको हम क्लॉज बोलते हैं, जो कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है, वाक्यांश जिसको हम बोलते हैं, उसको समझते हैं।
वाक्यांश बेसिकली पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का एक भाग ही होता है। और क्या होता है सेंटेंस के अंदर एक भाग जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। देखिए एक ऐसा सेंटेंस, छोटा सेंटेंस जिसका अपना सब्जेक्ट है और जिसकी एक फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, देखिए फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन्स के अनुसार बदल जाती है। जैसे ना आपने देखा होगा कि एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अपने अपने अलग अलग नंबर होते हैं, सिंगुलर कोई होता है, कोई प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। तो इस तरीके से सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से सब्जेक्ट की जो वर्ब होती हैं वो अगर चेंज हो जाए तो वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब्स। अगर चेंज नहीं हो रही है तो वो इनफाइनाइट वर्ब या दूसरी वर्ब होती है। लेकिन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, वो होती है जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से बदल जाए। पर्सन कौन से है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्ट के पर्सन होते हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे जब नाउन का टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसको ब्रीफली समझने के लिए कि इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है, उसके लिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने है ही गोज टू जयपुर। अब यहाँ पे ही जो है एक प्रोनाउन है जो कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर भी है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से जो वर्ब लगनी चाहिए वो है गोज। क्या है यहाँ पे गोज, ही गोज टू जयपुर। यहाँ पे आप गो को ईएस लगा करके ईएस जो है फॉर्म इसका चेंज हो गया। लेकिन वहीं पर थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल होने की वजह से यहाँ गो की जगह हो जाएगा गो, गोज की जगह हो जाएगा गो। तो जो वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। देखिए यहाँ पे आई जो है एक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने गो लगा दिया। हमेशा इसके साथ में आई बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन इसको कंसीडर प्लूरल किया जाता है। अगर वैसे तो ये आई का मतलब एक ही होता है, लेकिन इसको ग्रामर में इसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे गो लगा है। और ये किसके साथ में, किस नंबर के साथ में ईएस लगता है, किसके साथ में एस नहीं लगता है, ये सब हम सीखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए आगे हम समझते हैं इसके बारे में। देखिए हमने सेंटेंस के और क्लॉजेस के बारे में जाना और अब हम जानेंगे क्लॉजेस को डिटेल में। क्लॉजेस एक्चुअल में कितने प्रकार के होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉजेस जो है। देखो क्लॉजेस बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज जिसको मेन क्लॉज बोलते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब रखता है और अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग देता है। यानी कि एक सेंटेंस का पार्ट है जो किसी दूसरे क्लॉजेस के ऊपर या दूसरे सेंटेंस के पार्ट के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहता, ये अपने आप में पूरा सेंस देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ लिखा हुआ दिस इज माय कार व्हिच आई बॉट यस्टरडे, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, यहाँ लिखा हुआ है दिस इज, ये पूरा एक सेंटेंस है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि दिस इज माय कार, यहाँ मेरी कार है, तो यहाँ मेरी कार है, यहाँ पे पूरा सेंस मिल रहा है आपको यहाँ से एक सेंस मिल रहा है कि ये मेरी कार है, कोई कार खड़ी है और उस कार को अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज माय कार, तो यहाँ से समझ में आता है कि ये कार जो है वो मेरी है। आगे सेंटेंस लिखा विच आई बॉट यस्टरडे, अब विच आई बॉट यस्टरडे अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं है, इसका सेंस डिपेंडेंट है इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये तो है प्रिंसिपल क्लॉज, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या फिर उसको मेन क्लॉज बोल दो या डिपेंडेंट क्लॉज बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये जो पहला पार्ट है जिसका अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, माय कार इज अ सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो है इज, तो इस सब्जेक्ट की वर्ब है इज और यहाँ अपने आप में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब भी है। तो देखिए आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज क्यों बोलते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोलते हैं। अगला होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीज सबऑर्डिनेट है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट जो होती है वो डिपेंडेंट होती है एंड डोंट गिव कंप्लीट मीनिंग्स, जो अपने आप में पूरा मीनिंग्स नहीं देती, वो किसी दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि हमने अभी देखा, तो जो सेंटेंस के दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती है।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वे कंजंक्शन होते हैं जिनको हम जैसे कि WH वर्ड से कंसीडर करते हैं। WH वर्ड हो गया, एज हो गया, एज इफ हो गया, वेदर हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, यानी कि इनसे ही वो जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ से देखो विच आई बॉट यस्टरडे, तो WH से स्टार्ट हो रहा है। अब WH वर्ड कौन से होते हैं? देखो आपने वैन सुना होगा, वेयर सुना होगा, व्हाट सुना होगा। ये सभी जो वर्ड्स होते हैं, हाउ हो गया, है ना, ये सभी WH वर्ड्स होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं। तो अब एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम समझते हैं इनको, तो यहाँ लिखा हुआ है आई वेंट टू जयपुर वेयर आई गॉट अ जॉब। मैं जयपुर गया था जहां मैंने अपनी एक जॉब पाई। तो आई वेंट टू जयपुर का तो सेंस अपने आप में निकल रहा है, ये अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन यहां लिखा हुआ है वेयर आई गॉट जॉब। अब वेयर आई गॉट जॉब अपने आप में एक सेंटेंस है, पार्ट है सेंटेंस का जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लेकिन अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं देने की वजह से इसको बोलते हैं, ये डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? आई वेंट टू जयपुर प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जो सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का पार्ट है, अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता और प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो कहलाता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक इसी प्रकार से आगे देखो एक और चीज दे रखी, अगला एग्जांपल दे रखा है द मिरर व्हिच वाज ब्रोकन इज नाउ चेंज्ड। द मिरर व्हिच वाज ब्रोकन इज नाउ चेंज्ड। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, इसको कॉमा से बताया गया, जगह जगह कॉमा लग रखा है। तो यह कॉमा लगाना बहुत जरूरी होता है नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए। द मिरर, जिस मिरर की बात की जा रही है, द मिरर यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इज नाउ चेंज्ड, ये इस मिरर के लिए क्या है? वर्ब होगी, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो मिरर है, जो which was broken, अब which was broken क्या broken हुआ था? The mirror was broken which is now changed, जो अभी बदल दिया गया है। तो यहाँ पर ये which was broken, ये अपने आप में क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आ रही है? यहाँ पे हो गया the mirror is now changed, मिरर को अभी चेंज कर दिया गया है। इसका तो अपना सेंस निकल रहा है कि मिरर बदल दिया गया है, ठीक है, ये तो समझ में आती है। लेकिन which was broken, इसका अपने आप में कोई पूरा सेंस नहीं है। क्या ब्रोकन हुआ है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो सेंस पूरा कंप्लीट करने के लिए इसका दूसरा जो पार्ट है मिरर, द मिरर इज नाउ चेंज्ड, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। अगला है जो तीसरा टाइप होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने जैसे स्टार्ट होने वाले जो क्लॉज होते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट क्लॉज, कंजंक्शन और क्लॉज ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं बोलने के लिए, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो कौन कौन से होते हैं? बट, एंड, एज वेल एज, आइदर और आइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सभी होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो अलग अलग सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जोड़ते हैं उनको। तो ये जो कंजंक्शन जिस भी सेंटेंस में नजर आते हैं वे सभी कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लॉज का डिफरेंट अपना अपना अलग मीनिंग होता है, ये ना तो डिपेंडेंट होते हैं, इनका अपना पूरा सेंस निकलता है। फॉर एग्जांपल के लिए ही एज वेल एज सी इज वेरी वाइज, वह और मतलब ये दोनों दो लड़के और लड़के के बारे में बात की जा रही है कि वो क्या है? दोनों ही वाइज हैं, बुद्धिमान हैं। तो उनके साथ साथ ये भी बुद्धिमान है या इंटेलिजेंट है। He went to hospital and saw him. He कोई व्यक्ति है, गया, हॉस्पिटल गया था, और एंड देखो अपने आप में गया था, यहाँ से he went to hospital, यहाँ पर इसका अपना सेंस पूरा निकल रहा है, हॉस्पिटल गया था, और एंड से जुड़कर यहाँ saw him, उसने देखा, यहाँ भी अपने आप में पूरा सेंस निकल रहा है, उसने देखा। तो यहाँ देखिए he as well as C is very wise, यहाँ से पता लग रहा है कि he और C दोनों आपस में जुड़े हुए हैं as well as से, इसलिए ये क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज।
अब तीनों क्लॉज को समझने के बाद में ये आसान हो जाएगा कि सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे वो इन्हीं के बेस पर हम समझेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज की वजह से इनको डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है सेंटेंस को। तो सेंटेंस को आगे समझेंगे हम, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हमने क्लॉजेस के बारे में डिस्कस किया और उनके बारे में जाना, क्लॉजेस के टाइप्स को समझा, एक एक को डिटेल से समझा और इसकी इन्हीं के आधार पर हम कल डिस्कस करेंगे सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को। तब तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके उतना ज़्यादा। और आप चाहते हैं कि अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें तो इस वीडियो को, इस चैनल को आप कंटिन्यू देखें और आप अपने इंग्लिश को सुधार सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।